आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूर उद्दीन फरीदी। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए। ये मौजू है सफाई का। आप जानते हैं इस एक लफ्ज़ के अंदर कितनी गहराई है और इसकी क्या अहमियत है। इस मौजू पर हम बात करेंगे। इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जो मेहमान हैं मैं आपका तारुफ़ कराऊँगा मोहम्मद फ़ैसल इमाम से। ये तालीम से सफाई तक एक बड़ी मुहिम में जुड़े हुए हैं और ये इस मुहिम की ख़ास जो वजूहात होंगी उस पर रोशनी डालेंगे। और दूसरे मेहमान हमारे दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ इंजीनियर सुहेल साहब मौजूद हैं हमारे साथ। और तीसरे मेहमान जो हैं हमारे मौलाना अबरार अहमद मक्की साहब। ये सफाई के ताल्लुक़ से हर मज़हब में जो अहमियत दी गई है उसकी उस पर रोशनी डालेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि किन 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 बुनियादों पर सफाई को ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा मौलाना मक्की साहब से और मैं जानना चाहूँगा कि आखिर सफाई की लिए जो अहमियत है और सफाई के लिए हर मज़हब में, ख्वाह वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे वो ईसाईयत हो, हर मज़हब में इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई है और उसकी क्या ज़रूरत है और उसकी क्या अहमियत है, क्या फ़ायदे हैं। तो मक्की साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस मामले पर रोशनी डालें। सबसे पहले आवाज़ द वॉइस का शुक्रिया किया, उन्होंने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमें दावत दी। देखिए, दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब में सफाई की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। इसी तरह इस्लाम जो एक फ़ितरी और आलमी दीन है, वे ऑफ लाइफ है, उसमें जिस तरह सच्चाई को, अमानतदारी को अहमियत दी गई है, उसी तरह सफाई की भी बड़ी अहमियत है। आप हज़रात जानते हैं कि इस्लाम में दिन में 5 वक्त इबादत के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, तो उससे पहले उन्हें हुक्म दिया गया है कि अपनी सफाई का एहतमाम करें। तो इसी तरह से अगर आप देखें कि हदीस में आता है कि ईमान के 60 से ज़्यादा शोबे हैं, उसमें पहला शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, तो उसका आखिरी शोबा रास्ते से ऐसी कोई चीज़ जो तकलीफ़ की है, गंदगी की है, उसे हटाना है। और सफाई को ईमान का जुज़ करार दिया गया है। तो इसी एतबार से देखा जाए तो दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, हम तफसीलात में जाएंगे तो उसका अलग अलग तफसीलात में जाना होगा, लेकिन कम से कम जो वो मज़हब जिसको हम जानते हैं और समझते हैं, उसमें इस्लाम में बड़ी इसकी अहमियत बताई गई है, उसका बड़ा ख्याल रखा गया है। जी ऐसा लगता है कि हम लोगों को अबरार साहब के कहीं ना कहीं सफाई के मामलों में हम लोगों ने ख़ुद को महदूद कर दिया है। जैसे कि हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, हम अपनी बिल्डिंग को साफ़ रखते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखने पे तवज्जो नहीं देते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर अपनी सफाई का ख्याल रखता है और जिस घर में रहता है उस घर की सफाई का ख्याल रखता है। तो हम देखते हैं बचपन से कि इंसान के पास उसका अपना घर होता है, स्कूल होता है जहाँ तालीम हासिल करने के लिए वो जाता है, और उसके बाद उसका नेबरहुड होता है, सोसाइटी होती है, एक लार्जर सोसाइटी होती है जिसमें वो उसका आना जाना होता है। तो जिस तरह घर की सफाई बहुत ज़रूरी है, स्कूल की सफाई बहुत ज़रूरी है, स्कूल में सफाई हर बच्चा महसूस करता देखता है, उसी तरह से हमारे नेबरहुड में और हमारी सोसाइटी में सफाई का एहतमाम होना चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि घर में सफाई तो होती है, स्कूल में सफाई होती है, लेकिन ये जो नेबरहुड है वहाँ पे सफाई में थोड़ा कमी रह जाती है। तो ये अगर बचपन से इस बात की तरफ तवज्जो हो, घर के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी, तो हम ये समझते हैं कि जो नेबरहुड का है, महल्ले का है, आसपास की जो लोकेलिटीज़ का है, वहाँ भी सफाई की तरफ तवज्जो बेहतर तौर पे दी जा सकेगी। मेरा दूसरा सवाल जो है वो हमारे दूसरे मेहमान
मोहम्मद फैसल इमाम साहब से होगा, क्योंकि देखिए उनका ताल्लुक़ जामिया मिलिया से है और वो उस इलाके में न सिर्फ तालीम बल्कि सफाई के लिए भी बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं। तो अगर उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके जहन में तालीम के साथ साथ सफाई का ख्याल कैसे पैदा हुआ, और दूसरा ये कि आपने जो चीज़ शुरू की थी उसके लिए रिस्पॉन्स कैसा मिला आपके मोहल्ले के लोगों के साथ, दूसरे इलाकों के लोगों के साथ? देखिए, असल मामला सफाई का ये है कि एक बहुत कॉमन फ्रेज़ है, सफाई आधा ईमान है। और अगर आप इस फ्रेज़ को देखें तो ऑलमोस्ट हर बंदा इस फ्रेज़ को जानता है, अमल में लाने की कोशिश करता है, दूसरों को सलाह भी देता है। लेकिन ये जो सफाई आधा ईमान जो फ्रेज़ है, इसको लोगों ने बस अपने तक महदूद कर दिया कि सफाई आधा ईमान है तो हमारी बॉडी साफ रहे, हमारा घर साफ रहे, हमारा फ्लैट साफ रहे। लेकिन हमारी गली साफ है या नहीं है उस पर सफाई आधा ईमान लागू नहीं होता। हमारा माशरा साफ है या नहीं उस पर सफाई आधा ईमान लागू नहीं होता। तो हमें सबसे पहले अपने बेडरूम से निकल करके लोगों तक पहुंचना। तो इसके लिए हम लोगों ने जो बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे, इसमें सबसे बड़ा हमने चैलेंज देखा लोगों की मेंटेलिटी, कि उनकी जो मेंटेलिटी है वो जब से पैदा हुए हैं 50 साल से वो कूड़ा वैसे ही फेंकते चले आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप उस मेंटेलिटी को कैसे चेंज करेंगे, जो जब से पैदा हुआ वो उसी मेंटेलिटी को पकड़ करके। तो हमारा सबसे बड़ा काम ये था कि हम ये ना करें कि एक दिन की ड्राइव निकाले, 2 दिन की ड्राइव निकाले और 2 गली में सफाई कर दिया और उसके बाद फिर घर चले गए। हमने इस चीज को रूट लेवल से पकड़ा इस तरीके से कि भाई हम घर में लोगों के एंटर करें, उनसे बात करें। लेकिन इसमें हमने ये देखा कि जो लोग 40-50 साल से कूड़ा वैसे ही फेंक रहे हैं उनको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उसमें से कई लोग ऐसे थे जो हमारे साथ आए। तो हमने फिर और यंगर जनरेशन को पकड़ा, खास करके बच्चों को पकड़ा और अपने इलाके के जितने स्कूल हैं हम उसमें गए, उनको अवेयर करा ताकि बच्चा जाकर के माँ बाप को सिखाए। और जब बच्चा किसी चीज पे माँ बाप को टोकता है तो डेफिनेटली उसका एक असर और एक फायदा दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने अपने इलाके में मुहिम चलाई, छोटे छोटे पॉकेट्स में मुहिम चलाई। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, कई लोगों को अपनी मुहिम में जोड़ा, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग करा। तकरीबन 1,500 से ज्यादा हमने इसमें डस्टबिन बांटी। और ये काम हमारा नहीं है, हमारे साथ CII फाउंडेशन थी, वो हमारे इलाके में आए और हमने अपने यंगर जितने जनरेशन थे उनका एक ग्रुप बनाया OCF के नाम से। तो OCF CII के साथ मिलकर के हमने ये काम करा। अच्छा, इसमें जब हमने डस्टबिन बांटी और सूखे और गीले कूड़े को अलग करने को बोला तो हमें बहुत जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आज ये हालात हैं कि हम अपने इलाके से 500 किलो कूड़ा उठाते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं, वहां ले जाने के बाद हम उससे खाद बनाते हैं और आज की डेट में तकरीबन 115 किलो खाद हम वापस कम्युनिटी को दे चुके हैं। जिस कम्युनिटी ने कूड़ा दिया हमने उसको तकरीबन 115 किलो ऑर्गेनिक खाद वापस दिया। तो ये सब हमने तकरीबन, मुझे लग रहा है 6 से 8 महीने में ये सारा काम हुआ। इसकी सिर्फ एक वजह ये रही कि हमने लोगों को ग्राउंड लेवल से जोड़ा और उन्हें इस मुहिम में आने के लिए हमने किसी तरह का प्रेशर नहीं लगाया, बल्कि सही और गलत में फर्क समझाया और उन्हें अवेयर करा। कौन कौन से इलाके हैं जो आपने इस मुहिम के तहत कवर किए? अभी हमने 6-8 महीने में पहले हमने इसको स्टेप बाय स्टेप देखा कि अब हम एकदम से 10 जगह प्रोजेक्ट शुरू कर दें और पता चला कि कामयाब नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जितने लड़के हैं सारे वर्किंग हैं। सब, जैसे अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो बहुत सारे ऐसे हैं कि कुछ लॉयर हैं, किसी का अपना बिजनेस है। तो हमने इस मुहिम को इस तरीके से रखा कि हम पहले इसको एक इलाके से शुरू करेंगे। तो हमने इसको जामिया नगर में अबुल फजल है, उसका एक D ब्लॉक है, A2D ब्लॉक, हमने वहाँ से इसकी शुरुआत करी। क्या रिस्पांस था आपको उसमें, जो रिस्पांस मिला लोकल लोगों का, और कोई पहल ऐसी, अच्छा कोई बहुत बड़ा इसमें आपका जो मेन लैंडमार्क जो अचीवमेंट हो कि जो? देखिए मामला क्या है कि हम किसी के भी दरवाजे पे जाते, किसी से बात करते, सबको सफाई चाहिए। शिकायत की पूरी फहरिस्त है सबके पास, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे मामला नहीं है, हमारे यहाँ का काउंसलर नहीं करता, हमारे यहाँ का वो नहीं करता, हमने जिसको चुन के भेजा। आप किसी के पास जाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं, आपने अपने रोल को किस तरीके से निभाया। अब आप घर के नीचे कूड़ा फेंकेंगे तो वो तो आपके यहाँ का इलेक्टेड मेंबर नहीं आएगा उसको साफ करने के लिए। तो हमने सबसे पहले लोगों को ये बोला कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी जिम्मेदारी समझ करके पहले अपने माशरे को साफ करें। तो खैर कई सारे लोग जिनके पास शिकायत की फहरिस्त थी, सॉल्यूशन नहीं था उनके पास। शिकायत तो सबके पास होती, सॉल्यूशन नहीं है। हमने सॉल्यूशन पे काम करना शुरू करा और हमने इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एड, किसी तरह के पॉलिटिकल मसले में हम नहीं गए, क्योंकि पॉलिटिकल मसले में जाने का मसला है कि आप उसमें फिर महीनों साल भर तक आप फॉर्म लेके और एप्लीकेशन लेके चक्कर काटते रहे। हमने इसमें लोगों को साथ जोड़ा, लोग साथ आते चले गए। और सबसे बड़ा अचीवमेंट हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जो कूड़ा घर है वो कवर्ड नहीं है।
कूड़ा रोड पर आता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, गंदगी भी होती है। तो हमने अपने हिसाब से मुहिम को ये करा कि भाई हम इस कूड़ा घर को बढ़ने नहीं देंगे किसी भी हालत में। हमने उस पूरे कूड़े घर की मार्किंग करी और हमने क्या करा कि उनको काउंटर करने के लिए हमने वहाँ पे पेड़ लगा दिए और तकरीबन हमने 100 के आसपास वहाँ पे पेड़ लगाए। अब ये हो गया है कि हमारा जो कूड़ा घर है वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो हमने उसको वहीं समेट लिया और सिर्फ पेड़ नाम के लिए नहीं लगा। तकरीबन अब 2 महीना होने को आ जाएगा, उस पेड़ पे प्रॉपर खाद जाए नहीं जाए, मिट्टी जाए नहीं जाए, पानी जा रहा नहीं जा रहा, तो हम इसका भी फॉलो अप लेते हैं। तो हम इसको बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। दूसरा बड़ा अचीवमेंट हम ये मानते हैं कि 500 तकरीबन किलो कूड़ा उठा करके हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं, गीले को अलग कर रहे हैं, सूखे को अलग कर रहे हैं। तीसरा बड़ा अचीवमेंट हम ये मानते हैं कि प्रॉपर हमने उससे खाद बना के लोगों को दिखाया और 115 किलो खाद हमने वापस कम्युनिटी को दिया। चौथा बड़ा अचीवमेंट हम ये मानते हैं कि हमारे साथ जितने लोग हैं हम उनको जो सफाई कर्मी है, तो बेसिकली हमने देखा कि भाई इन सारे मुहिम में सफाई कर्मी का बहुत बड़ा रोल है, तो हमने उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई साफ के नाम से। इसमें हमने ये उन्हें बोला कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी, इसके जो फंड हम जमा करेंगे उसमें आप अपने बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की दवाई या आप अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे माशरे की इंप्रूवमेंट में आप इसको लगा सकते हैं। तो 150 प्लस सफाई कर्मचारी को हमने ट्रेंड करा और ना सिर्फ ट्रेंड करके अपना फायदा उठाया बल्कि हमने उनके फायदे के लिए भी साफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी। हमारे साथ ए सुहेल सर मौजूद हैं और उनका एक्सपीरियंस एमसीडी के साथ बहुत लंबा रहा है और दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं रहा होगा जहाँ पर उन्होंने इस सिलसिले में उनका अपना एक्सपीरियंस ना रहा हो। मैं सुहेल साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सुहेल साहब, आम पब्लिक जो होती है वो क्या सोचती है? वो सोचती है कि कोई खुद ब खुद आके उससे घर का कूड़ा ले जाए, या कोई शिकायत होती है तो वो आगे क्यों नहीं आती है, वो इन्फॉर्म क्यों नहीं करते हैं, प्रॉपर जगह पे नॉक क्यों नहीं करते हैं? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है इस गंदगी के पीछे? कौन किस हद तक जिम्मेदार है? देखिए भाई, मैं सरकारी एमसीडी में इंजीनियर भी रहा हूँ और इंजीनियर रहते हुए मैंने बहुत इलाकों में एमएलए और कौंसलर के साथ इलाकों के दौरे में शिरकत की है और उसका मुझे तजुर्बा है। और मैंने ये महसूस किया है कि एमसीडी ने बहुत सारे इंतजामात किए। एमसीडी ने वक्तन वक्तन बहुत सारे इंतजामात किए कि कूड़े को इलाके से कैसे उठाया जाए। एमसीडी ने गाड़ियाँ भी लगाईं, उसमें हॉर्न भी लगाए कि जगह जगह मोहल्ले के चौक पे खड़ी कर करके और आवाज़ दे दे के हॉर्न बजा के लोगों को तैयार करने का, आओ हमारे इसमें कूड़ा डालो। लेकिन वो कुछ चली फिर कामयाब नहीं। जगह जगह एमसीडी ने अपने एसआई एएसआई वगैरह को बिठाए हुए हैं, सफाई कर्मचारी के लिए जगह ली हुई है, वो दी है। मैं ख़ास तौर से इलाके दीगर इलाके बाहर नगर के, मैं इलाका ओखला में रहता हूँ। पर्टिकुलरली मैं अपने इलाके जामिया नगर की आपको बताता हूँ। जामिया नगर में बहुत सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने फैसिलिटी दी हुई हैं, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि वो फैसिलिटी अवेल करने के लिए पब्लिक को खुद ही तैयार होना पड़ेगा। अगर वो सरकारी कर्मचारी आते हैं जाते हैं तो उनको मालूम हुआ कि वो मालूम है जिस गली की वो झाड़ू देने के लिए जा रहे हैं, उस गली में मालूम हुआ कि चार तरफ से गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं। अब वो बेचारा उसमें झाड़ू कहाँ से लगाए? उसको ज़रा सा भी वक्त मिलता है तो वो कोने से बड़ी मुश्किल से निकाल के वो ये जगह इकट्ठा कर जाता है। वो ढेरी इकट्ठा करके गया है, कोई साहब आए वहाँ पर उन्होंने अपनी कार लगा दी और वो ढेरी उठा भी नहीं पाता। बहरहाल वो डंपिंग में की बन जाते हैं। मुख्तसर ये है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से ये तवक्को रखते हुए कि वो सफाई करे, हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। हमें मोहल्लों की जो वर्किंग RWA हैं उनको बाकायदे वर्किंग बनाना पड़ेगा, उनको ज़िम्मेदारी का एहसास कराना पड़ेगा। हमें अपने अंदर एक एहसास पैदा करना पड़ेगा कि हमारा ये इलाका है, हमें खुद साफ़ करना है। सरकारी आदमी रहने के साथ साथ मैं रिटायर भी हो गया। हम जनहित कल्याण जोगाबाई एक्सटेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमने कई मरतबा सोसाइटी की मीटिंग करके लोगों को तैयार किया, लेकिन मेरा अपना जो ख़ास तजुर्बा है, मैं तो इस बात को मान रहा हूँ कि शायद हम लोगों के पास वक्त नहीं है जो हम इस इशू पे देखें, या हमने आदत बना ली है जो जैसा रहना है वैसा रह चले जाएं। जो ठीक है अपने निकल गए, कुछ एक थैली पड़ी है, पैर से उसको इधर लुढ़काया उधर लुढ़काया कर दिया और उसके बाद आगे निकल गए। इसके अलावा हम उसको ये नहीं चाहते कि थैली किसने डाली, क्यों डाली, कब डाली और इसको उठाने का बंदोबस्त किया जाए।
मुख्तसर ये है कि अगर सफाई रखनी है तो ख़ुद हमें अपने आप में तैयारी करना पड़ेगी। हमें मालूम फ़र्ज़ कर लीजिए इलाका है, कोई सा भी इलाका है, जाकिर नगर है, अबू फजल है, शाहीन बाग है, गफ़ार मंजिल है, फ़र्ज़ कर लिए 2-3 गलियों में कुछ लोग तो उसमें ऐसे हों कि ये देखें कि अगर यहाँ पर ढेरियाँ लग रही हैं तो वो आ कहाँ से रही हैं। लोग अपने घर में डस्टबिन क्यों नहीं रख रहे? जो गाड़ी कारपोरेशन की कूड़ा उठाने के लिए आती है, लेने आती है, हम उस पर जाकर उसको डंप क्यों नहीं कर रहे? हम जो कारपोरेशन ने जगह अलॉट की हुई है कि डंपिंग ग्राउंड यही है, हम उस जगह का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? ख़ास तौर से लोग मालूम हुआ कि कुछ पानी भरा हुआ कचरा भी उसी में डाल जाते हैं, वो सड़क पर डाल दिया। तरबूज खाए, उसके छिलके सड़क पर डाल दिए, खरबूज खाए, छिलके डाल दिए। अब आम की शुरुआत हो रही है, आप देखिए जगह जगह आम के छिलके पड़े मिलेंगे। केले के छिलके मालूम कोई सा लुढ़क रहे, कोई परवाह नहीं, बहरहाल ये उनको उन्होंने फेंकना है। तो मुख्तसर ये कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ये छिलके कहाँ डालने हैं, केले के छिलके कहाँ डालने हैं, तरबूज खाया तो वो कहाँ डालना है, पानी की बोतल गाड़ी में से दरवाज़ा खोला रह गई, ये ख़राब निकाली बाहर सड़क पर ताड़ से फेंक दी, मैं अपनी कार को लॉक करा, हम आगे बढ़ गए। अरे भाई सिविक सेंस की कमी कहीं ना कहीं। जी जी जी। तो मतलब ये कि अवेयरनेस होना चाहिए भाई, ज़रूरी है। बात सुनिए, अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो वही पड़ा रहेगा। हम लोगों को बजाय इसके सरकारी एजेंसी पर हम तहमत लगाते रहें। अब दूसरी बात आती है, और इलाकों में बहुत जगह मैंने देखा, जनकपुरी में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, शादरे का तो भी ऐसे ही रहा कि मालूम हुआ कि इलाके की सोसाइटीज़ एमएलए और कौंसलर के साथ बाकायदे तौर पर वक्त तय करती हैं कि वो आएँ और हमारे इलाके का, हमारे गलियों का दौरा करें और हम उनको अपनी परेशानी बताते हैं, वो हमारी परेशानी का हल करें। हल ही ना करें, ये बताएं कब तक हो जाएगा। मालूम हो रहा है कि एक गली है, कोई भी कहीं भी ले लीजिए, वो खुद गई है, नाली खोद दी है, सड़क खोद गई है, लोगों को पता ही नहीं है क्यों खुदी है। अच्छा, पता नहीं है अलग बात है, लोग ये भी मालूम नहीं करना चाहते क्यों खुद रही है। अरे भाई, आपके एमएलए साहब हैं, कौंसलर साहब हैं, आप उन लोगों को बुलाइए, उनसे रब्ता कायम कीजिए, उनसे मालूमात हासिल कीजिए। बोले भाई ये गली आपने खुदवाई है, क्यों खुदवाई है, क्या करा रहे हैं, कब तक करा देंगे, किस नौयत से कराएंगे। जाहिर सी बात है कि एमएलए या कौंसलर साहब को भी अंदर जोश पैदा होगा कि भाई मेरी पब्लिक मुझसे पूछ रही है, तो वो भी उसको जवाब देंगे और कराने का वक्त मुकर्रर करेंगे। मकसद ये, अगर हम उसको पार कर जाएंगे, हम उसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। फिर कौन करेगा? इसको हम लोग ये क्या कर देते हैं कि साहब कौंसलर और एमएलए अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो मनमानी नहीं कर रहे, हमारी सुस्ती मतलब ये मनमानी आप उनसे पूछ ही नहीं रहे, वो मनमानी नहीं कर सवाल नहीं रहे, कर रहे हैं, वो अपने जो कर रहे हैं, आप उनसे पूछ ही नहीं रहे। आप उनको ये, उन लोगों ने सोच लिया, बोले भाई मैं नहीं कराना है, मैं नहीं हटाना है, तो मैं अपने आप कर लूँगा। लोगों को पता करने ही नहीं चाहते। भाई आप उनसे मालूम तो करिए कि आप ये करा रहे हैं, हमारे इलाके में ये गली को ऐसे किया, सीवर में पानी रुका हुआ है या रुका हुआ है, तो उनको मालूम नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि गवर्नमेंट एजेंसी का प्रॉपर हमको मालूम होना चाहिए कि हमको अपनी शिकायतनामा लेके किसको देना है। फ़िलहाल शुरुआती तौर पे हमें कौंसलर से रब्ता कायम करना है, एमएलए साहब से रब्ता कायम करना है। फिर जहाँ तक सफाई का, सैनिटेशन का सवाल है, हमें एसआईज़ हैं जो इलाके में हैं उनको करना है, उनके नंबर भी जगह जगह रखने हैं, गलियों में जगह जगह। सोसाइटी को चाहिए कि उनका नंबर लेके जगह जगह दीवार में लगा दें कि आप इन लोगों को फ़ोन कीजिए कहाँ पर ढेरी पड़ी हुई है, कहाँ पर कुछ पड़ा। लेकिन वो ढेरी को पहले ये देखें कि वो तो उठा रहे हैं, लेकिन लोग घर से आके वहाँ जमा करते जा रहे हैं, तो उनको भी रोकिए। हमें अपने आप को भी पहले इस मामले में अवेयर होना पड़ेगा, तभी ये कुछ हो सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमें जिम्मेदारी का एहसास होना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपनी RWOs को प्रॉपर तरीके से काम करने लायक बनाना चाहिए, और वो लोग काम करें। एमएलए कौंसलर से प्रॉपर रब्ता रखें, सरकारी एजेंसी से प्रॉपर रब्ता रखें। मोहल्ले में हफ्ते 10 दिन में ये ग्राउंड जैसे तबलीग करती है मुसलमानों में ख़ास तौर से, वो उस तरह की करें। बोले भाई कूड़ा सड़क में मत फेंक देना, अपने डस्टबिन में रखना, अपने ही रखना। ये सब ज़रूरी आते हैं और इसको कराना ज़रूरी है। बेशक देखिए, समाज के साथ साथ मजहबी तौर पे भी इस पे बहुत जोर दिया गया है। जैसे कि मैं मौलाना अबरार साहब से पूछना चाहूँगा कि जैसे फैसल साहब ने कहा कि उन्होंने बेदारी पैदा करने के लिए स्कूलों का रुख किया, छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों को ट्रीट करने की कोशिश की। ऐसे ही क्या हम लोग भी जैसे मस्जिदों में खुतबे वगैरह हो तो उसमें सफाई पर जोर दे सकते हैं, मजहबी बुनियाद के ऊपर ही हम बेदारी पैदा कर सकते हैं इस मामले में? नहीं, बहुत ज़रूरी है। बहुत अहम बात आपने कही है कि
हमारे पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे जुमा का खुतबा है, बड़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो हम अपना जो नैरेटिव है खुतबे का वो सिर्फ़ बाज़ दीनी उमूर की तरफ ही नहीं हो, बल्कि इस बात की तरफ हो जो हमारे समाजी मसाइल हैं, जो हमारे सफाई के मसाइल हैं, उस तरफ तवज्जो हों। मिसाल के तौर पे ये सब बातें कही जा सकती हैं कि लोग आजकल हो क्या रहा है कि शहरों में बड़ी तादाद में देहात से लोग आके पढ़ने के लिए शहरों में आते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, उनको वो सब चीज़ें नहीं मालूम होती हैं, तो वो बालकोनी से मालूम बोतल फेंक दी, कूड़े फेंक दिए, सारी चीज़ें। तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये सब चीज़ें मालिक मकान की ज़िम्मेदारी है कि उनको बताएं कि साहब ये माहौल ऐसा है, यहाँ इस सब का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह कूड़ा है बाहर ना फेंकें। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। गाड़ी चलते हुए आपने मालूम हुआ पानी पिया और बाहर डाल दिया, उसके बजाय आप अपने उसी थैली में जो आपने दुकानदार से ठंडे पानी की बोतल ली है, थैली साथ में मिली है, आप उस थैली में रखें। उसके बाद जब आप घर पहुँचे तो वहाँ उसको निकाल के ड्रॉप करें। तो ये जो हमारे पास दीन में बहुत सारी तकरीर है, वाज़ है, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो सब उसमें गुंजाइश मौजूद होती है कि जब हमें ये बात कही गई है कि साहब सफाई ईमान का हिस्सा है, तो हमारा जो दीनी नैरेटिव है उसमें भी सफाई और इस तरह की जो शहरी ज़िंदगी। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। अमेरिका, यूरोप, आप कह सकते हैं साहब विलायत किसी ज़माने में यूके था, बहुत सफाई सुथराई तरक्की हुई वहाँ पे, फिर अमेरिका में हुई। लेकिन हमारे यहाँ देखें ईस्ट में जापान है, आपको कोरिया मिलेगा, आपको ताइवान, चाइना के 3 मुल्क बन गए, कई मुल्क बन गए हैं, उसमें मेनलैंड चाइना है, फिर ताइवान है, हांगकांग है। हर जगह अगर आप जाएं तो देखें, महसूस करेंगे कि सफाई का ज़बरदस्त इस्तेमाल। इसका मतलब है कि इंसानों के अंदर इस बात की सलाहियत मौजूद होती है कि वो अच्छी चीज़ों को अख्तियार कर सकें। तो जिस तरह से वो सारी बातें हमारे सामने आती हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमें मस्जिद में बताई जाती हैं, मस्जिद के बाहर बताई जाती हैं। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही अभी इंजीनियर साहब ने कि जिस तरह से नमाज के लिए गश्त करके आपके लिए कहा जाता है पाबंदी के लिए कि साहब नमाज के लिए आओ, नमाज की पाबंदी करो, इसीलिए हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ आगे आएँ और घर घर जाके लोगों से ये कहें कि साहब हमें सफाई का एहतमाम करना है, कूड़ा उसकी जो जगह है वहीं पर रखना है और उसके सारे इंतज़ामात। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे भी इलाके सिंगापुर जैसे और ताइवान और कोरिया और जापान जैसे साफ़ सुथरे बन सकेंगे। नहीं, बेशक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इस मामले में फैसल साहब का होगा, क्योंकि वो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए भी हैं, काम भी कर रहे हैं। मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि जब आप किसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको कभी ऐसा लगा कि कोई हिचकिचाहट सामने वाले के अंदर हो, और अगर है तो उसको फिर आप किस तरह दूर करते हैं? देखिए, लोग जुड़ना तो नहीं चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि इलाका साफ हो जाए और हमारे हाथ गंदे ना हो। तो ये चीज़ जो है ये सबसे बहुत बड़ी परेशानी है। मैं आपको इसके 1-2 एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है तो एक खिड़की खुली थी हमारी, उससे कभी कभी परिंदे भी आ जाते थे, तो हमने उसको पैक करा दिया क्योंकि हमारा कुछ ऐसा रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो बच्चों ने बोला अरे सर ये आपने सही नहीं करा, थोड़ा खुला रहता है तो अच्छा रहता है, थोड़ा अगर परिंदे चरिंदे आ रहे हैं तो अच्छा रहता है। तो मैंने कहा फिर आप लोगों को पेड़ भी अच्छा लगता होगा। मैंने कहा हाँ सर, हमें पेड़ वाली जगह भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा एनवायरनमेंट को लेकर आप लोग कितने फिक्रमंद हैं, बहुत अच्छी बात है ये। मैंने कहा कभी आप लोग आसपास की दुकान पर कभी कोई सामान लेने गए हैं? हाँ सर हम लेने गए। किस चीज़ में लेके आते हैं आप? तो सर प्लास्टिक की थैली में लेके आते हैं। तो मैंने ये कहा कि आपको पता है कि प्लास्टिक के जो पार्टिकल हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और अब प्लास्टिक के पार्टिकल अंटार्कटिका तक पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ बर्फ है। तो मैंने कहा कि फिर मुझे भी इस चीज़ का बहुत वो लगा। मैंने कहा कि कितने लोग हैं जो अपने घर से शॉपर लेकर के जाते हैं कि नहीं जी हम प्लास्टिक में लेकर के नहीं आएंगे। तो मैं यही छोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ, सबको पेड़ पौधे चाहिए, सबको खुलापन चाहिए, सबको सफाई चाहिए, लेकिन हाथ गंदे किसी के ना हो। अब आप मैं आपको रैंक बताऊंगा, आप उससे अंदाजा लगाएं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI येल यूनिवर्सिटी इसको निकालती है, 2020 का डेटा है कि 180 कंट्री में से 168 रैंक पर इंडिया स्टैंड करता है। हमारे यहाँ सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी, सब कुछ होने के बावजूद इतने सारे एक्टिव वर्कर हैं, मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों में इनकी आबादी होगी। हम 180 में से 168 रैंक पर स्टैंड करते हैं। क्यों स्टैंड करते हैं?
कहाँ पर कमी है, क्या गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है? गवर्नमेंट का फंड तो इतना, अगर गवर्नमेंट का, जैसे हमारे इंजीनियर साहब इन्हें पता होगा कि गवर्नमेंट कितना फंड एलोकेट करती है, उसके बावजूद हम 168 में 2020 का आपको डेटा बता रहा हूँ 168 रैंक पर स्टैंड करते हैं। तो हम क्यों स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पर ये कमी आ रही है? मेरे हिसाब से आप जिसको चुन के भेजेंगे वो वही काम करेगा। पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगी, जब तक अपना काम नहीं करें, मैंने आपको जैसे बताया कि हम सफाई अभियान से जुड़े तो हम पॉलिटिकल हुए ही नहीं। जब हम क्यों पॉलिटिकल नहीं हुआ, हमें एक छोटी सी जगह चाहिए थी कि भाई हम कहीं पर इस कूड़े को ले जाओ और वहां जाकर के खाद बनाए। हमें वो जगह नहीं मिली, हम अपने इलाके से बाहर जाकर के हमने उस जगह को तलाश करा और लिया। मैं वही आपको तीसरी बार ये बात बोल रहा हूं कि लोग सफाई चाहते हैं लेकिन अपने हाथ गंदे ना हो। तब अब आप सोचिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज है, जो मामले सदियों से ठीक नहीं हुए, सालों से, अगर हम ये चाहेंगे कि वो 6 महीने में ठीक हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज या कोई भी बड़ा चेंज जो आता है वो छोटे छोटे स्टेप से आता है। अगर आप उस स्टेप पे जहां बैक होगा कि नहीं जी ये लोग नहीं मानने वाले, नहीं जी ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, बस जहां आपने वहां हार मान ली, कभी वहां से आप चेंज नहीं ला सकते। यही हमने अपने फाउंडेशन में कर रखा है, अपने लोगों के बीच में। लोग एक नहीं मान रहा, 10 में से एक नहीं मान रहे, कोई मसला नहीं है। फिर हम अगले दिन 10 में से देखेंगे, शायद कोई एक मान जाए, हमारे साथ आ जाए। तो हम इस चीज पर हार मानने वाले नहीं है। धीरे धीरे, हमें कोई ओवरनाइट कोई काम करना नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हमारे साथ लोग आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो चीजें सदियों से चेंज नहीं है उसको वक्त लगेगा, हमें भी वक्त देना पड़ेगा और धीरे धीरे हम इसमें चेंज लाएंगे। जैसे आपने कहा कि मेरे ख्याल में नई नस्ल जो है वो आपकी उम्मीद है। जी, नई नस्ल हमारी उम्मीद भी और हमारा टारगेट भी है। इसलिए कि जो पुरानी नस्ल को जितना हम कर सकते हैं, जैसे मक्की साहब ने बोला कि मस्जिदों में तो ये होता ही है और मेंबर का भी इस्तेमाल होता है, और मतलब ऐसी चीज है कि जो दीन की ट्रेनिंग और जो बेसिक चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन अमल में नहीं लाते वो लोग। तो अब हमने यंगर जनरेशन को इसलिए पकड़ा है कि अगर घर में बाप माँ नहीं कर रहे हैं तो बच्चे फिर उनको इंस्ट्रक्शन दे, बच्चे इस चीज के ऊपर जाएं। इस वजह से आप देखेंगे कि स्कूलों में भी गए, हमारे मेंबर जितने लोग हमारे हैं, बच्चों को अवेयर करा, और इस चीज में बच्चों का और यंगर जनरेशन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। कुछ वक्त लगेगा लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम एक बड़ा चेंज लेकर के आएंगे। जैसे सुहेल साहब, आप जैसे आपने कहा कि कुछ इलाकों में आपके लिए RWA का अच्छा एक्सपीरियंस रही। RWA को अगर हम एक्टिव रखते हैं तो किस तरह पॉसिबल है इसको चलाना, और मतलब क्या आसान तरीका क्या हो सकता है? मैं अब ख़ास तौर से अपने सरकारी को छोड़ के अपने इलाके में जिसमें रहता हूँ, जामिया नगर में, उसी की बात करूँगा। हमारे जामिया नगर इलाके में हर इलाके में RWA है, इवन दो फेडरेशन भी है। जो एक फेडरेशन जो ख़ास तौर से 2 आदमी उसमें चला रहे थे, ख़ास तौर से उनका इत्तेफाक से डेथ हो गई, अब उनका री-इलेक्शन भी होने हैं। मैं भी एक RWA है जो जनित कल्याण जोगाबाई एक्सटेंशन वेलफेयर एसोसिएशन उसको चलाता। लेकिन इन सबको चलाने में मेरा एक तजुर्बा जो ख़ास तौर से हुआ कि लोगों में जोश और उमंग नहीं है कि हमने RWA में है और इसको आगे बढ़ाकर हमें इसको लोगों के कामों के लिए, मोहल्ले की सफाई के लिए, मोहल्ले में अच्छे काम कराने के लिए और इलाके में कोई ऐसा फसाद न पैदा हो उसको रोकने के लिए सब काम करना है। बस चाहते ये है कि वो सिर्फ एक ख़ास तौर से मालूम हो कि ओखला का तो ख़ास तौर से ये हो गया कि मालूम हो कि लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टी की तरफ भी इन्वॉल्व होकर रह गए। मालूम उनका दिमाग एक जगह बहुत अच्छी जगह काम करता है कि हमें ये बनाना है, इतना बनाना है, ऐसे बनाना है और बस इतना आगे बढ़ जाना है, इतना कर जाना है। उसके पीछे ये नहीं देखना कि जो बराबर में रह रहा है उसको क्या परेशानी है। जैसे मालूम 5वीं 6ठी मंजिल जो भी है तो मालूम उसके क्या परेशानी है। गली उन्होंने इधर से 3 फीट छज्जा बढ़ा दिया, इधर से दीवार बढ़ा दी, उसको ये नहीं पता सामने से क्या परेशानी है, लेकिन नहीं पता उसको, उससे कोई मतलब नहीं। तो मतलब ये कि इसमें ये कि RWA एक अच्छा रोल अदा कर सकती है अगर वो पुख्ता हैं। तो 3-3 4-4 गलियों की जो RWA हैं वो बाकायदा सारे मामलात में ध्यान रखें। सफाई पर ख़ास तौर से सफाई का देखें। भाई हमारी इस गली में मालूम 100 घर हैं तो हमें कम से कम हफ्ते में एक बार निकल के उन सब से के बोले भाई आप अपने घरों का जो कूड़ा निकालते हैं कहाँ ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं, उसको संभाल के फेंकिए। और सड़क के बाहर कोई छिलका मत फेंकिए, या मालूम चिप्स खाते हुए जा रहे हैं, चिप्स खत्म हो गए, उसकी थैली टप से वहीं में टपका दीजिए। या मालूम हो कोई जूस पी के जा रहे हैं, 10 रुपये के 15 रुपये के जूस आज दुकानदार मिल रहे हैं जो, और मालूम हो जैसे खा लो वैसे तड़ाक से कर लिए। एक और ख़ास आपका तजुर्बा है, हर एक का है, मेरा भी है, कि गुटखा एक बहुत बड़ी महामारी हो गई है। मालूम तार से खा रहे हो, किसी फ्लैट में लोग चल रहे हैं, तो अगर आप ये ग्राउंड फ्लोर से अगर टॉप फ्लोर से चल के जाएंगे तो आपकी हर दीवार पे आपको
तस्वीर जगह जगह मॉडर्न आर्ट बनी मिलेगी। पता है किस स्टाइल से थूकती है, पुच, जहाँ मौका मिला पुच, और उसके बाद ये उस पर चित्रकारी बनती चली जाती है। सड़क पर तो देखिए कभी कभी तो मालूम हो रहा है कि उनको ये भी मतलब ये बड़ी हंसी आती है, मालूम आपकी कार खड़ी है, आप बराबर में खड़े हैं, आए हिसाब चलते चलते पुच उस पर करके आगे बढ़ गए, आप देखते रहे ये क्या कर। ये बहुत सारी आदतें हैं जो बदलनी पड़ेंगी। मतलब तो उसमें ये है कि जैसे मालूम है फर्ज गली, एक गली है कोई, उसमें कुछ आदमी सही हैं जो इस माध्यम दे रहे हैं, तो वो उनको रोक के गए, बोले भाई ये क्या बदतमीजी है, थोड़ा मुसलमान हो, उसके मुसलमान के दायरे में जो हमारे जो मज़हब में जो है जैसे भी है वो मज़हब में भी है, इंसानियत भी है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर भी है, आप अपने दूसरे को तकलीफ तो मत हो। तो ये सब कुछ क्या कर रहे हो? और बोले तुमने ये ख़ास तौर से मैंने तो एक दफ़ा किया, चिप्स के सामने गिराया, मैंने कि देख भाई तू बुरा मान या भला मान, चाहे मेरे थप्पड़ मारा, मैंने ऐसे ही कहा। लेकिन जो चिप्स गिराया उसको उठा, थैली जो गिराई है वो मुझे देखने, फिर बहरहाल आखिर में वो नादम हो गए, उसने थैली उठाई लेके बड़बड़ाता चला गया आगे। मतलब कुछ शर्मिंदगी का एहसास कराइए उसको, ताकि उसको महसूस हो कि हमें अपनी गली साफ रखनी है भाई। वरना सरकारी की तरफ तो आप देखते रहिए, वो कब तक हर वक्त थोड़ी बैठे रहेंगे। जिस तरीके से चोर से बचाने के लिए आप घरों में ताला लगाते हैं, कोई पुलिस का सिपाही हर वक्त थोड़ी बैठा रहेगा। आप बाकायदा अपने घर की हिफाजत रखते हैं कि साहब कोई गुस्सा को नहीं आया, तो मतलब उसी तरीके से आप गली का भी देखिए, गंदगी को देखिए कि मालूम है कि तार से मतलब आप चलते चले जा रहे हैं, बालकनी में खड़े हैं और बाल्टी में पानी जो आपका एसी का पानी गिरा भरा वो तार से नीचे टपका दे, तुम अब वो साहब नीचे जा रहे हैं, नहा के तो आए थे बेचारा, दोबारा नहा लिए। मालूम हो रहा है कि अपनी बालकनी से आपने पाइप एसी के तार नीचे लटका रखी है, सड़क पर कहाँ टपक रहा है, किस पे गिर रहा है, कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है भाई, हमारे अल्लाह ने हमें क्या कोई शऊर दिया है, हमें पैदा किया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है इन सबको देखें और दिखाएं और साफ करने की पूरी जिम्मेदारी निभाएं। जैसे हम लोग की ज़िंदगी में सफाई की क्या अहमियत है तो आप सबको मालूम ही है। और हाँ, और अब जैसे मैं मौलाना अबरार साहब से पूछूंगा कि मज़हब में पैगंबर इस्लाम ने कितना ज़ोर दिया है सफाई पे और कितनी हदीसें इस पर आई हैं, उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे। देखिए, जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई के बारे में बताया, उसका मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया है कि ये कहा कि सफाई ईमान का हिस्सा है, और दूसरी हदीस में ये कहा है कि साहब सफाई के ईमान के जो है 60 से ज़्यादा हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना है तो एक हिस्सा रास्ते से हटाना है। मुझे जिस बात की तरफ यहाँ पे तवज्जो दिलानी है वो ये कि तालीम के साथ साथ तालीम अपने जिसको तालीम हासिल होती है उसके साथ साथ उसे तहज़ीब भी मिलनी चाहिए। तो इसी तरह से ये कहा जाता है इंग्लिश में, अगर हम उसका वो करें कि साहब एक आदमी एजुकेटेड होता है तो वो सिविलाइज्ड भी होता है। तो सफाई है, सिविक सेंस है, दूसरों का ख्याल है। अगर हम सिर्फ पढ़ने लिखने के बाद अपना ही ख्याल रखने के बारे में सोचें कि साहब मेरा इसमें ये फ़ायदा है, मेरा इससे मतलब हल होता है, तो ये दीनदारी का मैं समझता हूँ कि वसी मफ़हूम नहीं है। दीनदारी का जामे मफ़हूम यह है कि आप जहाँ अपना ख्याल रखें वहाँ दूसरों का भी ख्याल रखें। वो इंसान बेहतरीन इंसान होता है जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखता है, उनके जज्बात का ख्याल रखता है, उनके मफादात का ख्याल रखता है। तो दीन वही होता है जिसमें जहाँ ईमान की बातें हों, अक़ीदे की बातें हों, वहाँ अखलाक की बात हो और अखलाक में लोगों के जज्बात का भी लिहाज रखा गया हो। बेशक देखिए बात सफाई की हुई है। और अब मैं फैसल इमाम साहब से एक बात पूछूंगा, क्योंकि देखिए अब कुछ ही दिन बाद हमारे यहाँ बकरीद का आने वाली है, और उस मौके पर हमारे इलाक़ों में ख़ास तौर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस गंदगी के ताल्लुक़ से भी आती है। तो उस सफाई मुहिम में जहाँ जिसमें वो जुटे हुए हैं, क्या बकरीद के ताल्लुक़ से या बकरीद के पेश नज़र इन्होंने कुछ ख़ास प्लान किया है या उसकी रोकथाम के लिए कुछ कुछ प्लान किया है इन्होंने नहीं? देखिए, इस साल तो बकरीद में हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं क्योंकि हर साल का ही ये मामला है, लेकिन इधर लास्ट 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आई है। 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कई जगह पे मैंने मस्जिद में भी सुना कि इमाम साहब ने कई जगह लोगों को बताया कि आखिर हम ये कुर्बानी क्यों करते हैं और कुर्बानी के जानवर की इम्पोर्टेंस क्या है, जिसके बॉडी पार्ट को, जिसके पार्ट को, जो कुर्बानी का एक जानवर है, हमारे लिए वो इतना ज़्यादा अहमियत रखता है, उसको आप ऐसे बॉडी पार्ट को रोड पर आकर के ऐसे फेंक देते हैं।
तो मैंने इधर 2-3 साल में कई इम्प्रूवमेंट देखा, लेकिन फिर वही चीज़ मैंने जो आपको बोली कि जड़ से बिल्कुल ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस बारे में इंशाअल्लाह ताला हम अपने प्लान में इसको शामिल करेंगे कि लोगों को अवेयर करें, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जैसे हमारे इंजीनियर साहब ने बोला RWA की इन्वॉल्वमेंट। तो RWA की इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। RWA अगर इन्वॉल्व हमारे साथ होता है और तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको 90% उम्मीद है कि इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम इस दफ़ा प्लान यही कर रहे हैं कि सफाई के लिए जो हम लोगों को ये कर रहे हैं, उसी तरीके से हम कुर्बानी के लिए भी लोगों को अवेयर करेंगे कि आप इसका ना देखें। लेकिन हाँ, लास्ट 2-3 साल में और लास्ट कुछ सालों में हमने अपने माशरे में बहुत अच्छी चीज़ें भी देखी हैं। जैसे अगर हमने 8 महीने में 1,500 डस्टबिन बांट दिए और 150 किलो से ऊपर हमने खाद बना दी, तो ये हमारे माशरे के लोग ही साथ लोग जो थे वो साथ में आए। तो ऐसा नहीं कि हमारे माशरे के लोग बदलना नहीं चाह रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हैं और नेगेटिव मामला है। तो जितना अच्छा रिस्पांस दिया है, CII के लोगों ने भी हमें बोला कि जितना अच्छा रिस्पांस आपके इलाके से मिला है, जितना आपके लोगों ने आप रिस्पांस दिया है, ये एक बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए। तो हमारे लिए जो हमारे इलाके के लोग हैं वो भी बहुत प्राउड की बात है, जो जिस तरीके से वो हमारे साथ आ रहे हैं वो भी प्राउड की बात है। और इंशाअल्लाह ताला हम धीरे धीरे उन्हें अवेयर कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कुर्बानी के मसले पे भी वो जैसे 2-3 साल से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इस साल मामला और पहले से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। सुहेल साहब, इस बारे में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? भाई देखिए, हर साल सरकारी तौर पे भी गाड़ियाँ लगाई जाती हैं कि उसका जो भी उसका पार्ट जो निकाले होते हैं वो उसको बाकायदे तौर पे उसमें डाल दिया जाए, और उठाने वाले भी बंदोबस्त होते हैं। लेकिन जहाँ तक लोगों का ये है कि जब तक हम लोग खुद ख़ास तौर से, फिर मैं वही कहूँगा कि हम RWA को चाहिए कि 2-2, 3-3 गलियों में बाकायदे तौर पे ये बंदोबस्त करें कि वो एक गाड़ी मंगाएं कॉर्पोरेशन से और वहाँ पर खड़ी कराएं। पिछली बार भी कराई थी। और लोगों से कहें कि पाबंद बिल्कुल करें कि भाई ये उठाकर उस पर डाल दीजिए। और यह ख़ास तौर से इसका एक हल और भी है, जिसके कुर्बानी हो रही है उन सब उनकी जिम्मेदारी लगा दी है। बोले भाई तेरी जिम्मेदारी है कि इसको वहाँ तक पहुँचवाना है और वहाँ पर इसको लेना, वरना तुम्हारे ऊपर ये जुर्माना होगा कि तुम इसको सड़क पे फेंकोगे तो इसको खुद ही उठा के सही जगह पर डाल के आओगे। पिछली बार भी कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ आई थी और जगह जगह खड़ी करी गई थी, तो उसमें डाला था। और ख़ास तौर से लोग चाहें तो मतलब ये RWA मिल के काउंसलर के साथ या MLA के साथ भी ये प्रोग्राम बना सकती हैं। बोले भाई हमारे इस दिन 3-4 दिन जो हमारे कुर्बानी का वक्त होता है, उस वक्त में कोई ऐसे बंदोबस्त कराए जाएं ताकि कोई कॉर्पोरेशन की गाड़ियां आके जगह जगह चौराहे पे खड़ी हो जाएं और जो भी उसका मलबा, जो भी आला जला, जो भी कुछ है और जो भी उसका वेस्टेज है, वो सब उसमें ला के डाल दिया जाए बाकायदे मुझसे। और ख़ास इमाम मस्जिदों में भी ख़ास तौर से इस बात को ऐलान के तौर पे इमाम साहब कहें कि भाई बकरीद पे ये इसको कुर्बानी करते वक्त जो हमारे लिए ये फ़र्ज़ भी है, और इसका कम से कम कोई भी पार्ट ज़मीन पर बेचने के लिए उनमें के लिए ना रखा जाए जो प्यारों में आके रख जाए। इसलिए इसको सही जगह पर सही मौके पर इसको भेज दिया जाए। मैं एक चीज़ इसमें ऐड ये करना चाहूँगा, बिल्कुल इन्होंने सही बात करी इंजीनियर साहब ने। मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि जैसे हमारे माशरे में स्लॉटर हाउस नहीं है, और अगर आप अच्छी बड़ी कंट्री में जाएं, डेवलप कंट्री में जाएं, तो स्लॉटर हाउस इसके लिए एक बेहद बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप देखिए, मुझे लग रहा है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर बटला हाउस की जो RWA है, उन्होंने स्लॉटर हाउस का इंतज़ाम किया था। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनसे हमारी बातचीत भी रहती है, अच्छी बातचीत है। तो मुझे उनका ये कदम बहुत अच्छा लगा। मैंने कई लोगों को इसके लिए भी बोला कि भाई आप स्लॉटर हाउस की तरफ जाएँ। अब मामला क्या है कि स्लॉटर हाउस नहीं होने की वजह से वही है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हैं। मैं एक चीज़ और आप इसमें ऐड करूँगा कि हम जैसे पब्लिक को बोलते हैं कि भाई पब्लिक अवेयर नहीं हो रही, पब्लिक यहाँ फेंकती है, पब्लिक वहाँ फेंकती है। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना ये चाहूँगा, जब हम लोगों के बीच में गए, ये वो पब्लिक है जो सालों से धोखा भी खा रही है। ये जल्दी किसी पे यकीन नहीं करती है। सालों से इनसे झूठे वादे किए गए कि आपका इलाका हम ये कर देंगे, हमें वोट दे दो। तो आज पब्लिक की भी हालत इस वजह से है कि इनके सामने कोई ऐसा आदमी नहीं आया, कोई ऐसी पार्टी नहीं आई, कोई ऐसे लोग नहीं आए जिन्होंने सच में फ़र्क करके दिखाया कि लोग भरोसा करें, निकल के साथ आएँ आपकी मुहिम में। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम इस मुहिम में जुड़े हैं तो हमें पहले फ़र्क ला के दिखाना होगा। इंशाल्लाह लोग उसके बाद धीरे धीरे जुड़ेंगे हमारे साथ। क्या कहेंगे मक्की साहब इस बारे में आप? जी, बहुत अहम बात सामने आई है कि पिछले सालों में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट देखा गया है। मुझे लगता है कि अगर इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए और महल्ले के जो तालीम याफ्ता और सिविक सेंस रखने वाले लोग हैं वो आएँ और लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाएं,
तो जो भी क़ुरबानी में इस्तेमाल से ज़्यादा जो चीज़ें हैं जिनको आप फुज़ला कह सकते हैं, जिसमें वो चीज़ें हैं जो देखने में भी गंदगी हो सकती है और वो ख़ुद भी गंदगी हो, उसको अच्छे से बैग में रख के जैसा कि जो उसके फेंकने की जगह है वहाँ कायदे से फेंक दी जाए तो उसकी बू भी नहीं फैलेगी और उसके असरात भी कम से कम होंगे। तो हमें लगता है कि इस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है और लोगों को में बड़े पैमाने पर बेदारी और अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जिसमें कम से कम लोगों को महसूस हो और लोगों को तकलीफ़ हो इस बात से। देखिए, बेशक आज हमने बात की सफाई के ऊपर, उस सफाई की बात की जो समाजी तौर पे, मजहबी तौर पर, हर बुनियाद पर बहुत अहम है, क्योंकि इसी से एक मुआशरे की, एक समाज की पहचान होती है। आप तालीम याफ्ता हैं लेकिन अगर आप सफाई नहीं है तो आप महज़र समाज का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और तीनों मेहमानों ने बहुत ही अच्छी रोशनी डाली हर सफाई की मुहिम किस तरह चल सकती है, इसका समाजी पहलू क्या है, इसका मजहबी पहलू क्या है और सरकारी तौर पर हम किस तरह राब्ता कायम कर सकते हैं अपने MLA से, अपने MP से या अपने काउंसलर से या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे। हर तरह की, हर पहलू पर हमने रोशनी डाली है। मैं समझता हूँ कि जो तजावीज़ सामने आई हैं, जो मशवरे सामने आए हैं, वो हम सब के लिए कम से कम एक रास्ता दिखाने में मददगार साबित होंगे। आप अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप इनके मशवरों पर अमल कर सकते हैं जो बहुत आसान हैं, लेकिन सिर्फ आपको सोचने की और पहल करने की ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें और उन तरीक़ों पर अमल करें जो आज हमारे मेहमानों ने आपसे शेयर किए हैं। आज मैं तीनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं और आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक और नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।